हेलो बच्चों, मैं नितेश शर्मा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट डिटर्मिनेशन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, लेकिन हिंदी में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका मान एक से अधिक हो सकता है? एमपीसी का, एपीसी का, एपीएस का और एमपीएस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का दोनों का हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि एक से अधिक मान, राइट, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है ऋणात्मक मान। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक में ही आ रहा है। ऐसा कब होता है? जब उपभोग व्यय आय से अधिक होती है। राइट, मतलब कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। तो बचत क्या होगी हमारी? ऋणात्मक होगी। इस स्थिति में एपीसी का मान एक से अधिक होता है तथा एपीएस का मान क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। राइट, मतलब खर्चे हैं ज्यादा, इनकम है कम, तो सेविंग नेगेटिव जाएगी। इस स्थिति में एपीसी का मान एक से अधिक होगा और एपीएस का मान नेगेटिव होगा। इसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे कि सबसे पहले हम ले रहे हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या है हमारा? राष्ट्रीय आय। आय मतलब वाई। उपभोग व्यय, उपभोग व्यय मतलब सी। एक तरफ हम बचत ले लेते हैं, बचत मतलब एस। राइट, इनकम है 0, कंजप्शन है 50, या इनकम ले लेते हैं 20। इनकम है 20, कंजप्शन है 50। तो सेविंग कैसे निकालते हैं? वाई माइनस सी, मतलब 20 माइनस 50 क्या हो जाएगा ये हमारा? -30। राइट, एपीसी क्या होता है? सी अपॉन वाई। और एपीएस होता है हमारा एस अपॉन वाई। तो एपीसी क्या है? सी अपॉन वाई। सी कितना है? 50। बेटा सी है 50, वाई वाई कितना है? 20। तो वैल्यू कितनी आ गई? एक से अधिक। एपीएस क्या है? एस अपॉन वाई। एस मतलब सेविंग कितनी है? सेविंग मतलब -30। और वाई कितना है? फिर से 20। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1.5। बस यही चीज बतानी थी कि एपीसी का मान एक से अधिक हो सकते हैं और एपीएस का मान नेगेटिव हो सकता है। राइट, तो एक से अधिक मान किसका होता है? एपीसी का। और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक किसका मान होता है? एपीएस का। ठीक है, और वैसे भी अगर एपीसी और एपीएस का टोटल किया जाए तो एक ही वैल्यू आएगी। एपीसी प्लस में एपीएस इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 1। एपीसी कितना है हमारा? 2.5। और एपीएस कितना है? -1.5। और 2.5 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये तीनों क्वेश्चन संतुलन पे ही बेस है। तो तीनों क्वेश्चन के लिए मैं इनका
डायग्राम बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, समग्र पूर्ति और इनमें से क्या चीज हमेशा बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सम विच्छेद बिंदु तब प्राप्त होता है जब इनमें से चार में से कोई एक ऑप्शन है। और फिफ्थ में क्या है कि संतुलन स्तर पर उपभोग निवेश के बराबर या समग्र मांग बचत के बराबर या बचत निवेश के बराबर या उपभोग बचत के बराबर। राइट बेटा, अगर इसका डायग्राम देखा जाए, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण में y अक्ष पर हम AD और AS को रिप्रेजेंट करते हैं। AD मतलब एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग, AS मीन्स एग्रीगेट सप्लाई समग्र पूर्ति, और X अक्ष पर राष्ट्रीय आय का स्तर, आय मतलब Y का स्तर। राइट 45 डिग्री रेखा y इज इक्वल टू क्या होता है, AS के बराबर होता है। ठीक है, 45 डिग्री रेखा है। ठीक है, ये क्या है हमारा C, C उपभोग व्यय कंजप्शन उपभोग, जहां पे y और C दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट को ही हिंदी में कहते हैं सम विच्छेद बिंदु, सम विच्छेद बिंदु। राइट, और सम विच्छेद बिंदु पे एपीसी का मूल्य 1 के बराबर होता है। सम विच्छेद बिंदु पर एपीसी का मूल्य 1 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि एपीसी क्या होता है, सी अपॉन वाई, और सम विच्छेद बिंदु पे सी और वाई दोनों बराबर है। वाई अगर हमारा 100 है तो सी भी 100 है, तो एपीसी का मूल्य 1 होगा। राइट, ठीक है, और सी के जस्ट पैरेलल हमारा एग्रीगेट डिमांड बनता है, समग्र मांग एडी। एडी क्या होता है बच्चों, सी प्लस आई, उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय, जहां पे एडी एएस के बराबर है। एडी एएस को काटता है, समग्र मांग समग्र पूर्ति को काटता है। आई का स्तर है वाई, संतुलन आय का स्तर, इसे हम कहते हैं संतुलन बिंदु। बेटे से बोलते हैं हम संतुलन बिंदु। राइट, ठीक है, तो देखिए क्या क्या आंसर इनमें निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, समग्र पूर्ति। देखिए बच्चों, यहाँ पे ज्यादातर क्या गलती करते हैं कि समग्र पूर्ति और हमेशा बराबर होते हैं, तो समग्र पूर्ति को हमेशा समग्र मांग के बराबर कह देते हैं। नहीं, समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर केवल संतुलन पे होता है, हमेशा नहीं होता। हमेशा किसके बराबर होता है, समग्र पूर्ति y मतलब आय, राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। समग्र पूर्ति राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, तो समग्र पूर्ति जो है वो हमेशा किसके बराबर होती है, राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। क्वेश्चन का फोर्थ का आंसर क्या है, सम विच्छेद बिंदु मैं बता चुका हूं कहां पे होता है, जहां पे सी और वाई दोनों क्या होते हैं, इक्वल। सी मतलब उपभोग, सी मतलब क्या हो गया, उपभोग, और वाई मतलब आय, राष्ट्रीय आय, दोनों बराबर हो, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या है, संतुलन स्तर पर, जैसा कि हमें पता है कि संतुलन स्तर पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। राइट, एडी क्या होता है, सी प्लस आई, उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। राइट, और एग्रीगेट सप्लाई मतलब राष्ट्रीय आय, आय का या तो उपभोग होता है या तो बचत होती है। राइट, मतलब एडी और एएस के द्वारा जो इसका दूसरा विश्लेषण है, बचत और निवेश विश्लेषण, उनकी व्युत्पत्ति मैं बता रहा हूं, यहाँ पे डेरिवेशन बता रहा हूं इसका। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आई इक्वल टू एस। राइट,
मतलब बचत जो है निवेश के बराबर होगी, बचत जो है वो निवेश के बराबर होगी। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी।